महाराष्ट्र के भंडारा जिले में सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खांडते ने बताया, अस्पताल के न्यूबॉर्न नेटल वार्ड में 17 नवजातों को रखा गया था। शनिवार देर शाम एक नर्स को इस वार्ड से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके बाद हादसे के बारे में पता चला। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी। बचाव और राहत का काम शुरू होने से पहले 10 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी थी। हालांकि 10 बच्चों को बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक SNCU में धुआं उठते देख ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने वार्ड का दरवाजा खोला और फौरन अस्पताल के अधिकारियों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उधर नवजात बच्चों की इस दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग आग लगने की घटना की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज फिर बंगाल दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे वर्धमान के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों की नाराजगी के बीच JP नड्डा वर्धमान में एक मुट्ठी चावल कैंपेन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले नड्डा का आज ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कृषक सुरक्षा ग्राम सभा बनाया है, जो पश्चिम बंगाल के 23 जिलों के 74 लाख किसानों के घर घर जाएगी। किसानों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने का कार्यक्रम 24 जनवरी तक चलेगा। लोगों तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी किसानों से इकट्ठा किए गए अनाज के जरिए 25 से 30 जनवरी के बीच कम्युनिटी किचन का आयोजन करेगी। बंगाल में भी चुनाव से पहले बीजेपी ने लव जिहाद का कार्ड खेला है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल की 48 सीटों के प्रभारी हैं। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद TMC ने भी पलटवार किया है। TMC सांसद सौगत राय ने कहा है कि बंगाल में ना तो लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून बनेगा और ना ही गोहत्या पर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर NDA में मतभेद उभर कर सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके मौजूदा बयान से सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेताओं से सर कल मुलाकात हुई है, क्या कैबिनेट की पूरी तस्वीर साफ हो गई? सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गपशप, लेकिन इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसान आंदोलन, बदायूं कांड, बुलंदशहर से लेकर वैक्सीन को लेकर दोनों सरकारों पर तंज कसे। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को ठोकने वाली पुलिस बताया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम बीजेपी वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। महाराष्ट्र शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। औरंगाबाद को संभाजी नगर बुलाने के मामले में कांग्रेस ने निशाना साधा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाते हुए कहा कि औरंगजेब सेकुलर नहीं था। उद्धव ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है कि वो औरंगाबाद को संभाजी नगर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से शिवसेना ऐसी करती आ रही है। शिवसेना और कांग्रेस के इस झगड़े में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने तंज कसते हुए कहा कि यह शिवसेना की राजनीतिक नौटंकी है। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हैं। सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होगी। बैठक के बाद किसान नेता हनान मुला ने कहा कि हम कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं चाहते, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पास होता है तो उसका विश्लेषण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है।
उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही, और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार की मेगा तैयारी है। इसके लिए 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बात करेंगे। ये बात सोमवार को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। शुक्रवार को देश के सभी 736 जिलों में ड्राई रन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना टीका लगाना प्राथमिकता है। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। उत्तर भारत में पोल्ट्री से जुड़े कारोबार में 50% की गिरावट आई है। खतरे को देखते हुए दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मीट, मुर्गों और अंडों पर अगले 7 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहाँ करीब 1 लाख मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क के 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को कार्बेट नेशनल पार्क में दूसरे बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया गया। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की निगरानी में वन विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने दूसरे बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया। इस बाघ को भी राजाजी नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा। अब 3 और बाघों की तलाश की जा रही है, जिन्हें ट्रैंक्विलाइज करके राजाजी नेशनल पार्क में कार्बेट नेशनल पार्क से शिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती है। ये तस्वीरें औली की हैं। बर्फबारी के साथ ही यहां पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। औली में पर्यटकों के आने से जहां स्थानीय व्यापारी खुश हैं, तो वहीं बर्फबारी का पर्यटक भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि जबरदस्त बर्फबारी से औली में तापमान गिर गया है, जिससे ठंड भी जबरदस्त है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की ये तस्वीरें चकराता के सबसे अधिक ऊंचाई वाले इलाके मोइला टॉप की हैं, जहां बर्फ ने अभी तक अपना डेरा जमाए रखा है। हालांकि मोइला टॉप तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है, लेकिन पर्यटक यहां तक आने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पर्यटकों को मोइला टॉप लुभा रहा है और पर्यटक यहां हो रही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक पड़ रहा है। यहाँ ऊपरी इलाके पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ पाएंगे बर्फ। तस्वीरें देखिए, खेतों में बर्फ की चादर फैली हुई है। छतों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि लोगों को परेशानी होने लगी है। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। जबरदस्त बर्फबारी ने यहाँ ठंड को कई गुना बढ़ा दिया है। पूरे इलाके में भयानक शीतलहर चल रही है, जिससे बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भयानक बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ से ढके हैं तो सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। देखिए, ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी से जगह जगह कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि बर्फबारी की वजह से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पहले आर्टिकल 370 खत्म होने से और फिर कोविड के चलते जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मगर इस बार की बर्फबारी पर्यटकों को लुभा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय व्यापारी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भयानक बर्फबारी के बीच आर्मी के जवानों की एक शानदार तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें देखिए, यहाँ कई फीट तक बर्फ जमी है। इतनी बर्फ है कि जवानों के पैर बर्फ में धंस रहे हैं, मगर जवानों ने अपने कंधे पर किसी को लाद रखा है। दरअसल जवानों ने जिन्हें कंधे पर लाद रखा है वो एक महिला है। राफियाबाद में सेना के कैंप में मजीद नाम के एक शख्स ने फोन किया कि उसकी पत्नी और नवजात बच्चा बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। तुरंत सेना के जवान मौके पर पहुंचे और महिला को ऐसे ही लाद कर 3.5 किलोमीटर दूर उसके घर पहुंचाया, जहां महिला और बच्चे को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
हरियाणा के यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक ढाबे पर दबिश देकर अवैध तौर पर इकट्ठी किए गए 18 ड्रम डीजल और करीब 2000 गेहूं की बोरियां जब्त की हैं। सूचना मिली थी कि ढाबे पर डीजल और अनाज को अवैध तौर पर औने पौने दाम पर बेचा जाता है। छापेमारी के बाद मालूम चला कि गेहूं की बोरियां ट्रक के जरिए करनाल से सहारनपुर भेजी जा रही थी। अब ढाबे के मालिक और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चोरों ने एक मेडिकल स्टोर पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए का सामान लेकर चंपत हो गए, मगर चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। मामला गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र के अलवाल देवरिया बाजार का है। चोरों ने सरिया से पहले मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मेडिकल स्टोर में ये चोर चोरी कर रहे हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें दर्ज होने के बाद पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के 5 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि जहरीली शराब बनाने बेचने वालों की कड़ी कितनी लंबी है। आपको बता दें कि जहरीली शराब का प्रकरण सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव में हुआ था, जिसके बाद पुलिस सक्रिय है। कानपुर में लड़की के घर के सामने एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मामला विदनू थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक शख्स ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने यह आरोप लगाया है कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है उसके घर वालों ने उससे बहुत सारे पैसे ऐंठे हैं। पैसे निकालने के बाद लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी जान दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध शराब का भंडारण एक स्कूल में किया गया था। मामला तरवा थाना क्षेत्र का है। यहाँ स्कूल के अंदर हरियाणा में बनी शराब की 750 पेटियां रखी थी। पुलिस ने छापेमारी करके अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने लाखों रुपए की शराब सीज करने के बाद स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है कि शराब के इस अवैध व्यापार का सरगना कौन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ में शामिल नहीं होंगे, वोटरों के सम्मान में नहीं जाने की बात कही। ट्वीट करके ये जानकारी दी। अमेरिकी संसद पर हुए हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई। ब्रायन डी सिकनिक नाम का ये पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों से उलझने के दौरान घायल हो गया था। अमेरिकी संसद का झंडा इनके सम्मान में झुकाया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।